अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। तजियाकार मोहसिन बेग मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को इख्तियारात से तजावुज़ का केस करार दे दिया है। अदालत के सख्त सवालात पर FIA हुक्काम लाजवाब हुए हैं या यूँ कह लीजिए कि बेरब्त जवाब देते हुए नजर आए हैं। हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया है। अदालती ऑब्जर्वेशंस हैं कि FIA ने हमेशा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। FIA अहम शख्सियात की साख बहाल करने के लिए काम कर रहा है। वफाकी वजीर की दरख्वास्त पर कार्रवाई धमकी है, नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करके केस बनाया गया है। क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम से सवाल किया कि आपने इस में क्या इंक्वायरी की थी? सिर्फ ये कि दूसरी तरफ शिकायत करने वाला वफाकी वजीर था, इसलिए ये सब किया? प्रोग्राम में कितने मेहमान थे, आपने बाकियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? शिकायत कुनंदा इस्लामाबाद में था तो मुकदमा लाहौर में क्यों दर्ज हुआ? टीवी शो पर पैका कानून कैसे लागू हो गया? किसी किताब का हवाला देना फहश बात कैसे हो गई? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सबसे बड़ी फहाशी आइन का एहतराम ना करना है। बड़ी फहाशी इजहार राय पर पाबंदी लगाना और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। अदालत के मुताबिक नाजरीन, सेक्शन 21D जिनसी तौर पर एक्सपोज करने से मुतालिक है। ये सेक्शन लगाकर FIA ने खुद शिकायत कुनिंदा को शर्मिंदा किया है। अदालत में डायरेक्टर FIA बोले, हम भी आपके बच्चे हैं सर। तो चीफ जस्टिस ने कहा, ना आप मेरे बच्चे हैं, ना मैं किसी का बाप हूँ। अदालत ने FIA के कंडक्ट पर सवाल उठाए तो मोहसिन बेग के तर्ज अमल पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मेरे घर भी FIA से कोई आकर साथ चलने को कहे तो मज़ाहमत नहीं करूँगा। अब इस केस पर आज के इन रिमार्क्स के बाद इस केस पर कितना असर पड़ेगा, किस तरफ ये केस चला जाएगा? बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फेलो एंकर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम। सबसे पहले तो मोहसिन वलीद इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आपको भी खुशामदीद कहूँगी सर। आपकी इजाज़त से ज़रा पहले कानूनी मामलात पर बात कर लेते हैं, एहतशाम से फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा एहतशाम, मोहसिन बेग वाले मामले पर FIA फंसी हुई नज़र नहीं आ रही है? अदालत की ऑब्जर्वेशंस भी हमारे सामने, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इस केस का? जो आज हेयरिंग हुई है उसको सामने रखते हुए तो जो बातें कही थी उस दिन एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने, जिसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का एक स्टेटमेंट आया था कि उनके खिलाफ हम रेफरेंस दाखिल करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो कुछ कह दिया है उसे आप देखें, जो उस ऑर्डर में लिखा था उसको तकवीयत मिलती है। और आपको ये भी पता है किरण के जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा था उसकी नफी कर दी, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ अपील तो बनती है और अगर वो अपील करना चाहते हैं तो अपील करें, लेकिन कोई रेफरेंस हम दाखिल नहीं करेंगे। तो इस केस में शुरू से जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमने पहले दिन भी डिस्कस किए थे। आज चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि 21D का इतलाक बनता ही नहीं है, तो कैसे कर दिया। फिर उसके अलावा आप ये देखिए कि SOPs की बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और बहुत सारे मुतादिद केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुके हैं FIA को कि आप गिरफ्तारी के हवाले से कोई अपने SOPs बनाइए। ये नहीं कि जब आपका दिल करे इसको अरेस्ट करना है उसको अरेस्ट कर लें और किसी को नहीं करना तो किसी को ना करें। वो अभी तक नहीं हो सका। और इतने सख्त रिमार्क्स के यहाँ पर कोई मार्शल लॉ तो नहीं, यानी कि इस वाकये ने अदालत को भी मार्शल लॉ के दिनों की याद दिला दी है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। फिर किताब का हवाला उन्होंने कहा कि वो देना किस तरह से FIR उसके ऊपर आपने दे दी, ये भी एक डिबेट है, ये ट्रायल कोर्ट फैसला करेगा। और एक बहुत अहम बात जो कि अब ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने इसको लेजिटिमेट कर दिया वो ये कि जो चीफ जस्टिस का सवाल था कि टीवी शो के ऊपर पीका एक्ट का इतलाक कैसे हो गया। ऑब्वियसली मैं वो तो टेलीविजन पे होता ही नहीं था, लेकिन अभी जो उन्होंने अब यही दोनों सवालात जिसका आप तस्करा कर रहे हैं एहतशाम, ये इस केस को, दोनों पॉइंट्स इस केस को किस तरफ लेके जा सकते हैं? वलीद इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वलीद इकबाल साहब, सर आपको क्या लग रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज रिमार्क्स दिए गए मोहसिन बेग साहब वाले मामले पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस देखें तो फिर मोहसिन बेग के खिलाफ शिकायत बनती ही नहीं है सर। किसी किताब का हवाला देना फहश बात कैसे हो गई सर? जो सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर हो रहा है वो मोहसिन बेग तो शेयर नहीं कर रहे हैं। वलीद इकबाल साहब देखें जी, इस बात को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि अदालत में मकालमा होता रहता है, वकला का और जज साहिबान का। और मकालमा जो होता है वो मकालमा ही होता है, वो फैसला नहीं होता। और इसमें
बहुत से अदालतों में बहुत सी गुफ्तगूएँ और बहुत से मकालमे हुए हैं, और आखिर में जो है नतीजा हतमी या फैसला जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वही हुआ हो जो कि इस तरह से मकालमे के अंदर होता है। और आपने ख़ुद इस बात का जिक्र कर दिया कि उस मकालमे में जो है अगर FIA को जो है तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया या उस पर कोई ऑब्जर्वेशंस दी हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो मोहसिन बेग साहब हैं ये सहाफ़ियों के कोई नेल्सन मंडेला हैं या कोई ये बड़े महान शख्स हैं। इनका भी जिस तरह का माजी है, और जो हमें इतला मिली है अभी के 1900 कौन सा साल था, 1987 से एक्ट पर बात हुई, जो वहां पर उन्होंने एक्ट किया, FIA की टीम जब वहां पर गई, उन्होंने जो एक्ट किया उस पर बात हुई सर, माजी पे बात नहीं हुई अदालत में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे उनके माजी के बारे में जो इल्म हुआ है कि 1987 से किसी केस में वो मफरूर हैं। मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये उनको अदालत ने भी कोई महान नहीं कहा, और ना मैं उनको महान कह रहा हूं, इजाफी तौर पे मैंने आपको ये अर्ज किया। और मैं सिर्फ इसके अलावा ये कहना चाहता हूं कि जो भी उन्होंने रिलीफ मांगी थी इस अदालत से आके, वो रिलीफ उनको नहीं मिली। जो असल रिलीफ थी वो उन्होंने उसको जो ट्रायल कोर्ट है उस पर ही छोड़ा है, और जो उनके वकील साहब हैं लतीफ़ खोसा साहब, आपने अगर जिक्र नहीं किया तो मैं इतला दे देता हूं कि उन्होंने वो दरखास्तें वापस ले ली हैं। तो वो फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगा, और ट्रायल कोर्ट की भले उन्होंने जो मर्जी ऑब्जर्वेशंस दी हों, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में उन्होंने मुदाखलत नहीं की जिसकी इस्तदा की गई थी। तो कोई इतना ज्यादा आप ये ना समझ लें कि वो बरी जमा करार पा गए हैं, और वो ठीक है अब अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक अपने अपने जो है मौके के मुताबिक या जो भी कोई समझते हैं जज साहबान वो मुकालमा कर लेते हैं, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं होता, कतई उस जमा यूं का फैसला नहीं है। सही सर, चंद सवाल जो उठाए उसमें से एक ये भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बल्कि सवाल क्या है सर कि बाकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, जो उस प्रोग्राम के अंदर बाकी 3 मेहमान मौजूद थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखें जी, मैंने वहाँ जितनी कार्रवाई हुई है मैंने सारी का वो जिक्र नहीं सुना, ये बात आपसे मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। लेकिन आई थिंक जो बात काबिल एतराज़ की थी वो तो इन्होंने ही की थी ना, और इन्हीं के ऊपर जो है मैंने कंप्लेंट नहीं पढ़ी मुराद सईद साहब की, लेकिन मुराद सईद साहब ने बाकियों के आई डोंट नो उसमें जिक्र किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो फिर सवाल जायज़ बनता है, वाज़े भी है। अगर उन्होंने नहीं की तो जो भाई जिस पे उन्होंने कंप्लेंट की उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की। मुराद सईद ने किसी के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई, बाकी मेरा काम तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी शिकायत, लेकिन बाकी लोगों ने उनकी तारीफ तो की थी, जैसे कि अदालत सवाल उठा रही है। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने शिकायत भी नहीं की, और मुराद सईद साहब से ने भी एक बयान उस मौके पे ही दे दिया था जब FIA ने कार्रवाई की थी कि जी मेरा काम शिकायत करना था, कार्रवाई का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो क्योंकि मैं अग्रीव्ड हूँ, और ये अग्रीव्ड होने की बात भी अब ये जो तरामीम आई है कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए, इसमें अग्रीव होने की बात भी जो है वो की गई है। और एक मेरे ख्याल में एक ज़रा ज़्यादा बड़ा एक मामला यहाँ पे सामने आता है, मैं आपके किसी अगले सवाल के जवाब में उसका तफसीली जवाब दूंगा, लेकिन ये ज़रूर मैं ये बात इसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आइन में एक बुनियादी हक दिया हुआ है इजहार राय की आज़ादी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आइन के आर्टिकल 19 में पाया जाता है, और आइन का आर्टिकल 19 आइन के आर्टिकल 9 से लेके 28 तक तमाम जो है बुनियादी हकूक जो है वो दर्ज है, और चंद एक दो ऐसे हकूक हैं जो लामहदूद हैं। आज़ादी इजहार राय एक ऐसा बुनियादी हक है जो आर्टिकल 19 में जितनी पाबंदियां इसके ऊपर है किसी और बुनियादी हक पे नहीं है, ये ब्लैंक चेक नहीं है। इसलिए आप कह रहे हैं कि जो आगे बात करेंगे कि मुकालमा हुआ है ये फैसला नहीं है, बरी ज़म्मा तो नहीं कहा जा सकता। सर एहतशाम साहब, इसी बात को जरा आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, और फिर साथ साथ अदालत कहती है कि रियासत को रिलीफ भी नहीं मिली, इनको रिलीफ भी नहीं मिली, मैं ये भी अर्ज कर दूं, जो उन्होंने रिलीफ जिस्मानी रिमांड पे चले गए वो भी नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है एहतशाम, लेकिन सर वो दूसरा मामला भी तो है ना। अदालत कह रही है कि रियासत की रिट होनी चाहिए, बेशक कोई मोहसिन बेग के घर गलत गया होगा, लेकिन कानून अपने हाथ में क्यों लिया उन्होंने। दूसरा ये कि मोहसिन बेग साहब असलहा लाइसेंस याफ्ता होने का दावा इसको भी साबित नहीं कर सके, इस पर भी एक नया केस दर्ज हो गया है, तो इस पर उनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? चलें, वो तो असला लाइसेंस था या गैर लाइसेंसी था, अब सामने FIR होगी है। दहशतगर्दी की भी इन्होंने दे दी FIR मोहसिन बेग पे। हालांकि PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला दिया था कि ये दहशतगर्दी की जो
दफ़ा ये सिर्फ आप दहशतगर्दों पे लगा सकते हैं जिनका ताल्लुक बैंड आउटफिट से होता है, कलदम तंजीमों से होता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मोहसिन बेग पे भी लगा दी है। दूसरा, ये वलीद इकबाल साहब कह रहे थे कि 1987 से किसी केस में वो मफरूर हैं, तो क्यों नहीं पकड़ा आपने 3.5 साल से? अगर वो 1987 से किसी केस में मफरूर थे तो आपको तो पहले दिन ही उन्हें पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि आपकी तो हुकूमत रियासत मदीना की बात करती है। ये जो मफरूरी है ना जी, ये इसी तरह यहाँ पे पुलिस में बंदे को पता भी नहीं होता कि वो मफरूर है, और वो अपने रिकॉर्ड में उन्होंने मफरूर करके रखा होता है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। उसके बाद ये कह रहे हैं कि असल रिलीफ नहीं मिला, तो असल रिलीफ क्या मिलना था? देखिए, वो रिट जुरिस्डिक्शन है और अदालत ने जितना कह दिया है, इसके बाद हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए कि रिट जुरिस्डिक्शन में, हालांकि ये एस्टेब्लिश लॉयर वलीद इकबाल साहब बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं दैट the courts do not step into the shoes of an investigating officer. वो पर्चा खारिज करने की अथॉरिटी नहीं रखती है अदालत, वो तो पुलिस का काम है। और उसके बाद ट्रायल, वो कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी, तो ट्रायल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जब हुकूमत किसी के खिलाफ हो जाए और एक पर्चा दे दे, तो वो बेगुनाह भी हो बेचारा, तो उसका पर्चा खारिज नहीं होता है, अदालत नहीं कर सकती है। वो पुलिस ने फैसला करना है कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है। उसके बाद चालान जमा होगा, फिर ट्रायल होगा, फिर ट्रायल में जाके फैसला होना है। तो ये कोई छोटी फटीग नहीं होती है या छोटा मामला नहीं होता है, ये एक बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके फाइनेंसेस लग जाते हैं, उसकी रेपुटेशन दाव पे लग जाती है। तो इसलिए हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। तो जितने सवालात आज अदालत ने खड़े कर दिए हैं, जिस तरीके से रेड हुआ है, जिस तरीके से केस किया गया है, उसके बाद आप ये खुश हो रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिला, तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि रिलीफ देने की तो मिजाज ही नहीं थी अदालत, वो दे ही नहीं सकती कानूनी तौर पे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कह दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सही, ठीक है सर। पीका के हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। वलीद इकबाल साहब, अदालत की जानिब से ये बात की गई है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात और दिखाना और समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए मुलाकातें हो रही हैं, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आज होना शुरू हो गई है, जो इशाइया आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, जरदारी साहब मेहमान हैं और अब इस मुलाकात का आगाज़ हो गया। अच्छा वलीद इकबाल साहब, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी राय का इजहार किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस के दौरान ये अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, इसको जमा करवाया जाए। सर, पहली बात, ये जो इशाइया हो या ज़ोराना हो या असराना हो और जिसके भी दरमियान हो, एक जुमला मेरा ख्याल काफ़ी होगा कि हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान डाकुओं के इस गुलदस्ते से खौफज़दा भी नहीं है और ना कोई तशवीश है उनको। इन्होंने अपना शौक़ पूरा करना है अदम एतमाद का, तो ज़रूर कर लें। जिस दिन से ये बात ज़्यादा उछलनी शुरू हुई है, मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूँ, मैं रोज़ 4-5 अखबार पढ़ता हूँ, मैंने एक तक तज्जिया नहीं देखा। मेरी बात तो छोड़ दें, चले मैं तो PTI से हूँ ना, मैं PTI का सेनेटर हूँ या उनका तर्जुमान हूँ, मैंने एक तज्जिया नहीं देखा, एक तज्जिया किसी तज्जिया निगार का जो इसको संजीदगी से ले रहा है और वो समझता है कि इनके तिलों में कोई तेल है या कि इनकी तादाद नंबर की पूरी है। और जहां जिस ऐवान के अंदर, जिसका मैं रुकन हूं, जिस ऐवान के अंदर वाकई अददी अक्सरियत अपोजिशन को हासिल है, वो सेनेट है। सर, आप कितनी दफा बेइज्जती हो चुकी है वैसे, वहां जहां अददी अक्सरियत है। साहब काफ लीग से मुलाकात कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं रूस से, तो MQM के दफ्तर बागराबाद जा रहे हैं। सर, आप लोग तज्जियों पे चल रहे हैं या वाकई कोई परेशानी नहीं है? सर, मैंने नहीं, बात सुने, या फिर तज्जिए लिखने बंद कर देते हैं लोग। ये जो तज्जिए होते हैं, जो क्रॉनिकलर्स होते हैं, यही बात अगले दिन, अगले आने वाले सालों और अशरों में और दहाइयों में और सदियों में वही तारीख बनते हैं। आई डोंट नो, अगर आप क्या कर रही हैं इस प्रोग्राम में, मुझको बुला के तज्जिया ही हो रहा है ना, आप दे रही हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक खास उसको नुमाइंदगी करता हूं। मैं ये पूछ रही थी कि वाकई आपके लिए कोई परेशानी की बात अगर नहीं है, तो इस वक्त हुकूमती हलकों में क्यों मुलाकातें हो रही हैं? मैंने तो कहा, मैं तो कह रहा हूं कि गैर जानिबदार लोग, मैंने कहा मुझको तो छोड़ दें, गैर जानिबदार लोग तक इसको संजीदगी से नहीं ले रहे, जिनका ताल्लुक नहीं है इससे, जो माहिरीन है अपने मजमून के, वो नहीं ले रहे। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि जो मैंने आंखों देखा हाल आपको बताया है।
ऐवान जिस ऐवान में इनकी अक्सरियत है ऑपोजिशन की, और वो वहां पे नहीं कर सके, वहां पे कुछ नहीं कर सके, ना वो कानून ब्लॉक कर सकते हैं, ना वो तरमीम ब्लॉक कर सकते हैं, ना वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करा सकते हैं, ना वो मौजूदा चेयरमैन के ऊपर अदम एतमाद कामयाब करा सकते हैं। ठीक सर, लेकिन फिर उस पे कहते हैं ना वो फोन आ जाते हैं, कॉल्स आ जाती हैं, तो फिर आपके शायद सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। एनीवे सर, इस पर तो अब डिबेट चलती रहेगी, बात होती रहेगी। मैं जरा आज जो एक्ट आया है ना सर, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। एक्ट के हवाले से मुझे कोई कॉल नहीं आई, जिनको कॉलें आई हैं उनको बुला के पूछें। है ही तहरीक इंसाफ के ना सर, मुझे ये बता दें जरा, ये एक्ट के बारे में खान साहब बड़ा फेवर करते रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग काम करते रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऑर्डिनेंस आ जाता था तो खान साहब उसको बड़ा डिफेंड करते रहे हैं, बड़ा उसको कंडेम करते रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो शायद मैं भी ट्वीट भी उनके साथ साथ चला दूं। लेकिन सर अब जो आप लोग एक्ट लेकर आए उसमें 6 महीने की गिरफ्तारी होगी। अब बिलफर्ज सर 6 महीने के बाद एक शख्स जिसको 6 महीने बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल चला गया, और 6 महीने के बाद ये साबित हो गया कि उसने तो वो जुर्म किया ही नहीं जिस जुर्म की पादाश में उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। देन व्हाट नेक्स्ट सर, उसके लिए क्या फिर? मैं आपको पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि ये एक्ट हमने नहीं बनाया, ये एक्ट 2016 का बना हुआ है। इस एक्ट के अंदर तरामीम की हैं इस ऑर्डिनेंस के जरिए, और ये इसलिए किए हैं क्योंकि जिन मामलों में देखें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा, सोशल मीडिया की बहुत अफादियत है। जिस तरह से गलतकारियाँ, जिस तरह से जराइम पकड़े जाते हैं, किस तरह से एकदम से वायरल हो जाती हैं चीज़ें, उसमें जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी अफादियत भी है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह ये एक शुतरे लगाम है, जिस तरह से ये एक मादर पिदर आज़ादी वाली बात है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं अगले सवाल में तफसीली जवाब दूंगा कि हमारे इवन जो हमारे आइन का आर्टिकल 19 है उसमें सबसे ज़्यादा पाबंदियां इजहार राय ही की जो आज़ादी है उस बुनियादी हक पे 13 पाबंदियां हैं। सर आपकी सारी बातें मान लेते हैं, मुझे मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है, मैं ये पूछ रही हूँ, एक शख्स के खिलाफ कंप्लेन हुई, उसको उठाया, आपने जेल में डाल दिया 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद सर ये पता चला कि वो गलत बात थी, उसके खिलाफ ऐसी कोई वो थी नहीं जो कंप्लेन हो गई, तो सर जिसने कंप्लेन की उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कोई सजा है सर? जो बात मफरूजे पे है मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ? मैं तो आपको एक हकीकत पे बता सकता हूँ कि ये एक्ट 2016 में बनी और इसमें ये तरामीम जरूरी इसलिए समझी गई और ये कर दी गई। इसलिए मैं आपको पहले सर मफरूजा नहीं है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि कानूनी तौर पर इस एक्ट में आपने उस शख्स के लिए रखा है कुछ? क्योंकि झूठी खबर पर है ना, अगर कोई शख्स किसी की कंप्लेन कर रहा है और वो बाद में झूठी साबित होती है, उसके खिलाफ क्या होगा सर? अच्छा जी, मैं मफरूजे से नहीं बात करता। अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, एक मिर्जा गालिब का शेर अर्ज कर देता हूं कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। मेरी प्लीज अर्ज सुन ले, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। 2016 से ये कानून राइज है, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि जुर्म जो है वो नाकाबिले दस्तंदाजी नहीं था, कॉग्निजेबल नहीं था, उसको कॉग्निजेबल बनाया है। उसको वो अपना नॉन क्राइटेरिया क्या होगा सर झूठी खबर का, और ये तय कौन करेगा? फैसले नहीं होते थे इसलिए उसको टाइम बाउंड किया सर। झूठी खबर का और अब मैं आपको फेक न्यूज का मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए ना सर। झूठी खबर हो, देखें मैं आपको बता दूं, दुनिया झूठी खबर है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। देखें ना, झूठी खबर के यहां तक हो जाता है कि पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत सदर पाकिस्तान जो है वो अफसोस का इजहार कर देते हैं साबिक वजीर आजम के इंतकाल पर, जफरुल्लाह खान जमाली साहब, अल्लाह उनको गनी रहमत करे। बाद में उनका इंतकाल हुआ ना, वो फेक न्यूज ही थी ना, ये फेक होती है जो हकीकत में मबनी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अभी तक साबित नहीं हुआ अदालतों में, उनको आप लोग डाकू कहते रहते हैं, तो ये फिर फेक न्यूज हो गई ना सर, क्योंकि अभी तक साबित तो नहीं हुआ उनके ऊपर। देखें नहीं, फेक न्यूज एक चीज है, किसी एक वाकये का कहना कि ये एक वाकया हुआ है या नहीं हुआ, वो एक वाकया कहना, एक चीज को किसी से मंसूब करना कि फलां ने ये बात कही थी या फलां ने वो ये वाकया, किसी की मौत, किसी की जिंदगी, किसी ने ये किया, किसी सर मोदी एक फाशिस्ट है, और खास तौर पे अगर उसमें जुमला कहते हैं तौहीन हो, उसमें किसी की सही खबर होगी, मोदी के लिए गलत खबर होगी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा सर? देखें जी, एक मैं बताऊं, एक सेकंड मैं आपको अर्ज कर देता हूं। दो कानून में भी और फैक्ट में भी दो चीजों का एक उनमें एक बिल्कुल तफरीक होती है। क्या? एक फैक्ट एक चीज होती है और राय, ओपिनियन एक और चीज होती है। ओपिनियन का इजहार एक और कैटेगरी है, और एक किसी फैक्ट को फैक्ट कहना जो कि फैक्ट नहीं है वो झूठ है और वो फेक न्यूज है। सिमिलरली इस कानून के जरिए ना सिर्फ फेक बल्कि हेट फैलाना, नफरत फैलाना, ये एक बहुत बड़ा जो है अलमिया है इन ये सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि कोई पाबंदियां नहीं है
और ये जहां जहां जिन जिन ममालिक में ये इकदाम लिए गए वहां वहां हर वो शख्स जिसने वो कानून बनाया, अभी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे चंद महीने पहले वजीर कानून थे, उनका सबसे बड़ा शाहकार ये था, उन्होंने जर्मनी में ये कानून बनाया था और बहुत उनको मीडिया हर जगह से उनको बुरा भला कहा गया। 4-5 साल बाद मुझे गुफ्तगू करते हुए ऐसा लग रहा है सर, क्यों मुझे ऐसा गुफ्तगू करते हुए लगता है कि शायद आपको खुद भी नफरत को रोकता है, झूठ को रोकता है। आप मुझे बताएं सर, ये जो जराए से आने वाली खबरें होती हैं, कोई ये कानून है, काबीना की खबरों पर पाबंदी होती है सर, जराए से आने वाली, तो सर प्रेस रिलीज तो आप लोग देंगे नहीं लड़ाई की। अगर हम वो खबर चलाएंगे तो फिर आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे सर? फेक न्यूज की कैटेगरी में रखेंगे? आप मुझे ये बताएं, पहले आप मुझे ये बता दें, वो मैं कैटेगरी की बात में करता हूं, क्या ये कानून ऐसा है कोई इमरान खान की करप्शन को छुपाने के लिए ये तरमीम की गई है? मैं आपको ये बताता हूं, अपने प्लीज आइन का आर्टिकल 4 पढ़ें कि कानून तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, कानून को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए इंसान को, इंसान की लाइफ को, इंसान की आजादी को, इंसान की प्रॉपर्टी को। सोशल मीडिया पर कोई नहीं रोक सकता, वो बेवकूफ होगा जो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएगा। आप मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। वलीद साहब, आप बाद में जाके प्लेबैक में देखिएगा आप कितना बोल रहे हैं सर, मैं तो सवाल कर रही हूं किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप किस तरह बोल रही हैं? आपको इंटरप्ट करना वो अच्छी मैनर्स का सबूत है? मुझे बताएं। सर, मैं तो मैनर्स के दायरे में से सवाल कर रही हूं, इंसान की लाइफ समझना चाह रही हूं, इंसान की लाइफ को मेरी बात सुन ले, इंसान की लाइफ को, इंसान की आजादी को, इंसान की प्रॉपर्टी को और इंसान की रेपुटेशन को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आईन ने दिया हुआ है और इसके बुनियाद पर अगर कोई मौजूदा कानून में तरामीम की जाए तो वो बिल्कुल जायज है। सर बता दें मुझे, सर ब्रेक लेना है, जाके करदम करार दे दे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप साथ थे, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ब्रेक से पहले पैकेज की बात कर रही थी तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने खबरदार किया कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है वो इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाले हैं। मरियम नवाज को आज ये बात इसलिए ज़्यादा समझ आ रही है क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत लाई थी, जिसमें तरमीम अब तहरीक इंसाफ ने की है। लेकिन माजी में सोशल मीडिया पर पाबंदियों से मुतालिक कहते क्या रहे हैं खान साहब और पीटीआई वाले, जरा याद कर लीजिए, फिर हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे बात करते हैं। अब हम ये जो सोशल मीडिया जब हम लेके आए तो किसी को पता ही नहीं था सोशल मीडिया का, बाकी पार्टीज को क्या पता बेचारे, आधे तो उनके लीडरशिप अनपढ़ है। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। मैं कई दफा मैंने कोई फैसला किया हो, हमारा सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दूँ क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द गिर्द या उससे कम है, इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ के FIA का क्या ये काम है? निगहदाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्रगुजार हूँ निगहद आपके वक्त की। क्या आप सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ तनकीद जुर्म हो गई है? फेक न्यूज़ क्या है, इसका तयन करना एक मुश्किल काम है, ये होगा कैसे? बिल्कुल जी, जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है इसका तयन करना बड़ा मुश्किल है और ऑलरेडी आपके कानून में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में ये जो सेक्शन 20 है जिस ऑर्डिनेंस लाने के बाद उसको मजीद ड्रैकोनियन बना दिया है, वो उसमें ऑलरेडी बड़े मसाइल थे और उस क्रिमिनल डेफॉर्मेशन उन्होंने ऑनलाइन स्पेस के लिए ये पीका में डाली हुई थी। और हमने देखा कि गुज़श्ता चंद सालों में जब से ये कानून आया है, बहुत से लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया है और बेजा इस्तेमाल किया गया है, खासतौर पे सहाफ़ियों के खिलाफ। तो अब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी स्टेटमेंट सुनी है कि जब वो अपोजिशन में थे तो उनकी तरफ से बड़ी मुखालफत आई थी। सदर मुमलिकत जो हमारे आरिफ अलवी साहब है, उन्होंने भी उस वक्त बहुत मुखालफत की थी जब PMLN लेकर आ रहा था। अब बजाय इसके कि वो पीका की इस प्रोविजन को निकालते और सेक्शन 37 को निकालते, उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए इसको मजीद ड्रैकोनियन और खौफनाक बना दिया। तो अब ये कहता है कि पहले तो एक शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ डेफामेशन का जो है वो कंप्लेन दे सकता था, अब कोई तीसरा शख्स कर सकता है।
बिल्कुल ठीक है निगत, हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। जाहिद गिशकोरी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मैं बात करूंगी इस मामले पे कि बेका एक्ट के तहत 2018 से अब तक कितने केसेस दर्ज हो गए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है, सजा कितने लोगों को मिली है अब तक, बताइएगा जरा जाहिद। जाहिद गिशकोरी को आवाज जा रही है मेरी? इंपॉर्टेंट बात यही है 2018 से अब तक कितने केसेस इस पर दर्ज हो चुके हैं, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निगत, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो आप बता सकती हैं, अब कह रही हैं आप कि अभी तो और ज्यादा इस एक्ट के जरिए खौफनाक कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो था उसके जरिए कितने लोगों को अब तक सजाएं वगैरह मिली हैं, कुछ पता है आपको, इल्म है आपके? 2021 का, जिसमें बकौल उनके, अगर मैं मेरे ऑन टॉप 1000 इन्होंने कहा है कि इनको कंप्लेंट्स आई हैं इस कानून के अंदर। और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही बात की है। जब उनसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इतनी कंप्लेंट्स तो आई हैं, लेकिन आपने कितनी कंप्लेंट्स पे अमल दरामद किया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसमें से कितनी फीसद जो है वो FIRs की शक्ल इख्तियार की है, या कितने जो है उन्होंने उस पर एक्ट किया है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ जगहों पे खासतौर पे, क्योंकि ये खवातीन के नाम पे बनाया गया था ये कानून, कि खवातीन को हरासमेंट होती है ऑनलाइन, वो बहुत ज्यादा हेट स्पीच का शिकार होती हैं और बहुत सी खवातीन खुदकशियां कर लेती हैं। तो पाकिस्तान में हमें ये रोकना है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि जिन खवातीन के केसेस चल रहे हैं कितने परसेंट लोगों को सजा हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि कोई भी कानून अगर आ भी जाता है तो उसके बाद उसका फायदा कितना होता है आवाम को, सजाएं होती कितनी है। जाहिद साहब जरा डाटा इकट्ठा किया है सर, आपने बता दीजिएगा कितनी मौसूल हुई है, कितनी लोगों को सजाएं हुई है, परसेंटेज क्या रही है? किरण देखिए, परसेंटेज जो कन्विक्शन रेशियो है वो तो बहुत कम है, वो तकरीबन 2.4 है ओवरऑल जब से ये पीका का कानून आया है। जो अब तक ऑफिशियल फिगर हमने कलेक्ट किए हैं बिल्कुल ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, उससे 2,70,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाई गई थी। और अगर आप ओवरऑल रेशियो देखें तो 281 रोज़ाना की बुनियाद पर FIA को कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो कि 20-25 नौयत की हैं। उसमें जो कन्विक्शन रेशियो बहुत कम है। अब तक जब से पीका का कानून आया है, जो हमारी मालूमात हैं, 15 अदालतें बनी हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए हैं। उसमें 71 केसेस ऐसे हैं जहां पर कन्विक्शन हुई है, और केसेस की तादाद 2900 के करीब है पूरे पाकिस्तान में। और इंक्वायरीज जो हैं वो 32,000 से ज़ायद इंक्वायरीज रजिस्टर की गई FIA में। और सबसे अहम बात यह है कि FIA के पास पहले स्टाफ ही नहीं था, अब उनके पास 210 ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो कि इंस्पेक्टर लेवल का कर सकता है, इंस्पेक्टर से ऊपर ग्रेड 18 तक के लोग हैं। और 420 ओवरऑल जो साइबर क्राइम विंग है जो FIA की, उसमें लोग काम कर रहे हैं, जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक के लोग हैं। तो यही एक वजह है कि कन्विक्शन रेशियो तो तकरीबन ना होने के बराबर है। और एक अहम बात यह है कि जो अब नया कानून बना है, सेक्शन 20 को हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको अमेंड किया है। ये गवर्नमेंट कह रही है कि इससे पहले कन्विक्शन नहीं हो रही थी, ये एक वजह थी, लेकिन वजूहात उसकी सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, शायद ही किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि सबसे पहली जो कन्विक्शन हुई थी, ये कानून जब आया था 2016 का, एग्जैक्टली अगस्त 2016 में ऑपरेटिव फॉर्म में आ गया था। और पहली जो कन्विक्शन हुई थी जुलाई 2017 में, वो सेक्शन 20 के तहत ही हुई थी। सही 1306 मुल्जिमान को 29 को सजाएं हुई, यानी कि 2% का रेशो है सर परसेंट। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गिशकोरी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो शहीद अतर मतीन की फैमिली के साथ हमने बातचीत की है, लेकर चलूँगी आपको वहाँ। ये एक वो बेबस खातून मेरे बराबर में बैठी हुई हैं जो मेरी ही फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, रिसर्च किया करती थी, रिपोर्ट्स बनाया करती थी, और फिर उसके बाद पसंद की शादी की, और फिर उसके बाद शौहर की हो गई, बेटियों की हो गई। कुछ दिनों पहले अभी जॉब शुरू की थी,
और घर को किस तरह से इनके हस्बैंड मैनेज किया करते थे, ये सारी बातें अभी मुझे बता रही थी जो मैं शायद अपने लफ्ज़ों से बता ही नहीं सकती। अब जो खातून इस चीज़ को महसूस कर रही है ना कि वो चले गए, मेरा क्या होगा, मैं चाहती हूँ वो बदबख्त जिन्होंने ये अटैक किया, जिन्होंने ये फायर किया, वो इस गम को महसूस करें, वो इस बेबस खातून की बात सुने, वो साहिब इख्तिदार, वो हुक्मरान जो कहते हैं कि कहीं पर भी ज़ीरो क्राइम नहीं होता। ताज़ियत कबूल करें मेरी तरफ से। मैं आपको जितना भी कह लूँ, जो कह लूँ, मैं आपके गम को कोई भी नहीं समझ सकता। जिस अज़ियत और जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रही हैं, हम में से कोई नहीं समझ सकता। शायद हम आपका गम थोड़ा बहुत बता सकें, लेकिन सारी ज़िंदगी ये गम आपने ही उठाना है। कैसे पता चला आपको, कब पता चला, क्या हुआ ये सानिया? मेरे हस्बैंड कुछ भी लेके नहीं गए थे अपने साथ, और मैं अपनी जॉब पे जाने के लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म चेंज करके रेडी होके बैठी हुई थी कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे अभी। और उस वक्त मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी गाड़ी के कलर से उन्होंने कोई बिल मिला है उनको, उससे उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएं। मैं अपने नेबर्स के साथ जब हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो मेरे दिमाग में उस वक्त इतना भी नहीं था कि वो मेरे हस्बैंड होंगे या नहीं है। पता नहीं कौन मिला है इन लोगों को, ये क्यों कह रहे हैं ऐसे। और वैसे मेरे हस्बैंड घर में नहीं आए हैं अब तक, हालांकि वो ज़िम्मेदारी से मुझे छोड़ते थे, लेते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ते थे। उससे वापसी पे ये सब हुआ है। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो जब उन्होंने मुझे बताया कि इनको गन से शूट किया, तो मैं बस उनसे ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने आज तक एक चूटी भी नहीं मारी, वो किसी के दुश्मन हो ही नहीं सकते। उन्हें किसने इस तरीके से, इतनी बुरी जालमाना तरीके से किसने मारा है उनको? कौन लोग हैं ये? क्यों? कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग जो हुक्मरान हैं, जो हम पे मुसल्लत हैं, मैं हमेशा तर से कहती थी अतर यहाँ से मूव कर जाए, मुझे इस मुल्क में घबराहट होती है, मुझे नहीं पसंद आता यहाँ का सिस्टम, प्लीज़ यहाँ से मूव कर जाएं। लेकिन वो हमेशा कहते थे नहीं समिया, यहाँ हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहेंगे। इतने अरसे में मैंने कभी फील नहीं किया है कि एक पीछे मेरी एक मजबूत तरीन सपोर्ट होती थी। और अब मैं क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं पता। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, कुछ ना कुछ अपनी बस बोलेंगे और चले जाएंगे कि ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये है, वो है, हम यूं कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कैसे ये गला पूरा करूँगी? मुझे इतना डिपेंडेंट रहने की आदत हो गई है कि मैं कैसे रहूँगी अब। यही मेरा प्रोटेस्ट है कि मुझे उनसे कुछ भी डिमांड नहीं करनी कि आप पकड़े या ना पकड़े या जो करना है करें। मुझे अपनी बच्चियों के लिए इस वक्त इतना खौफ फील हो रहा है कि अब ये उनको स्कूल छोड़ने जाने का ये सब काम मुझे करने होंगे। तो मैं निकलूँगी तो मुझे डर लगता रहेगा कोई मेरी बच्चियों को ना कुछ कर दे, कुछ ये ना कर दे। बहुत दिनों तक तो मैं यही ड्रामा मेरे इसी से गुजरती रहूँगी। बेटियाँ आपकी, उनकी बाबा से अटैचमेंट, जाहिर सी बात है, मैं खुद एक माँ हूँ और मुझे खुद पता है, मैं बेटी की माँ हूँ। बेटियों की बाप से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। माँ से शायद वो अटैचमेंट नहीं होती छोटी उम्र में जो बाप के साथ होती है। यहाँ भी बेटियों का यही हाल था, बाबा के साथ अटैचमेंट का। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं अपनी बेटियों को क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, और वो कैसे उन्हें संभालूंगी। मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है वो इधर उधर जा के थोड़ी देर में रोना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको हर सूरत में बाबा चाहिए होते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, इन हुक्मरानों को शर्म आए। मुझे अभी इन्होंने बताया कि ये इनके वालिदैन नहीं हैं, इनके बहन भाई हैं जो इस मुल्क में नहीं होते हैं, जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये इनके शौहर, इनके बच्चे मुल्क से बाहर सेटल हो जाएं, लेकिन अथर मना करते रहे हमेशा कि नहीं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी ज़मीन है। ये कुल कायनात अथर मतीन की,
क्योंकि रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी। जब जा रहे थे आप लोग? जी। क्या हुआ था वो वाकया? गाड़ी बंद हो गई थी तो फिर हमें गाड़ी को रोक के स्कूल पैदल जाना पड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैदल जाने की ख्वाहिश पूरी हो गई या नहीं। आपकी पैदल जाने की ख्वाहिश थी? हाँ, मुझे उनके साथ पैदल जाना था स्कूल। बाबा के साथ पैदल जाना था? तो वो उसी दिन हुआ था ये वाकया? जी, उसी दिन। वैसे तो इतना कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी चीज़ का दिल नहीं चाहता तो कभी या तो बाबा मैगी बना रहे हैं। अच्छा। रायमा के लिए। हाँ, स्वीट। जिस बंदे की ज़िंदगी बाबा ने बचाई थी उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा। जितनी भी फुटेज हमने देखी उसमें वो बंदा भाग गया वहाँ से। फैमिली से कांटेक्ट करे या फिर एटलीस्ट पीछे मुड़ के एक थैंक्स भी नहीं बोला उसने, और वो वहाँ से गायब। अत्थर मतीन की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। यकीनन एक बेटा पालना, पाल पोस के बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी माँ के लिए, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वो वैसे ही बड़ा चहीता, बड़ा लाडला होता है। जब तक यहाँ सर नहीं रख लें उन्हें चैन नहीं आता था, लेकिन बचपन में नहीं की उन्होंने फरमाइशें। ऐसा कोई किया उसने, तंग करने वाले बच्चे होते हैं वो भी नहीं किया उसने। बहुत अच्छा तहम्मुल मिजाज, मिलनसार, खिदमत गुजार, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। इंसाफ मिलेगा अत्थर को? अत्थर ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, उसको भी मिलना चाहिए इंसाफ। लोग खुद ख्याल करना चाहिए कि 2 बच्चियों का साथ है, बीवी है, तो उसके लिए कुछ ऐसा कर जाए तो याद रहे सब हम लोगों के दिल से भी लोगों के लिए दुआएं निकलेंगी। मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ कि एक वो मकाम होता है कि जब ऐसा कोई सानिया, ऐसा कोई वाक़या होता है जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, उनके गम को हल्का करने के लिए या उनके गम को आप तक पहुँचाने के लिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चला गया वो भी अपना, जो साथ मौजूद है वो भी अपनी फर्टिनिटी का एक और सहाफ़ी। हमें कुल पढ़ने हैं बदमनी के, हमें कुल पढ़ने हैं इस शहर की पुलिस की, रेंजर्स की नाअहली के, हमें कुल अपनों के नहीं पढ़ने। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बदमनी की तदफीन होनी चाहिए, तदफीन हमारे बच्चों की, हम लोगों की नहीं होनी चाहिए। चोर चोर की तरह रहे ना यार, मैं और आप चोर की तरह क्यों ना है? मोबाइल है तो छुपाएं, पैसे हैं तो छुपाएं, ATM में से निकले तो छुपाएं। हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए चोरों की तरह जिए, चोरों की तरह। महसूस ऐसा होता है कि हम चोर हैं। हम हमारे पास छुपाने को कुछ है। जिसके पास गन है वो गन लहराता हुआ जाता है, और हम छुपाते हैं जैसे हम चोर हैं। हमारे पास जीने का हक नहीं है, उनके पास जीने का हक है। या फिर उनके पास जीने का हक है जिनके पास हाथी जैसी लैंड क्रूज़र है, पीछे वीगो में, आगे वीगो में गार्ड्स हैं, उनके पास जीने का हक है। सिक्योरिटी हो ना, सिक्योरिटी बिलावल की भी उतनी हो जितनी मेरी और आपकी है। शहर के बीचों बीच सड़क पे सुरमई रंग की कार खड़ी है, कार के अंदर लाश पड़ी है, लाश का सीना चाक हुआ है, खून सा लड़का खाक हुआ है। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रखवाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है। सईद गनी साहब कहते हैं ज़ीरो क्राइम कहीं नहीं होता, लेकिन सईद गनी साहब ये भी कहीं पर नहीं होता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।